एक्सरसाइज 15.4 क्वेश्चंस करने हैं आपने 1 से 26। इसमें 2-3 तरह के क्वेश्चंस हैं, जैसा कि आप देखें क्वेश्चन 1 से 8 में डिस्क्राइब द रीजन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। जैसे आप रीजन्स को डिस्क्राइब करते थे एक्स और वाई में, एक्स की लिमिट्स बताई कहाँ से कहाँ तक हैं, वाई की लिमिट्स बताई कहाँ से कहाँ तक हैं, तो आप अब इनमें पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए दो वेरिएबल्स की लिमिट्स बताएंगे मुझे आपके पोलर कोऑर्डिनेट्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं? जी, पोलर कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या है? इसमें दो वेरिएबल्स होते हैं ना, एक होता है आर और एक होता है थीटा। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट्स में आर और थीटा आता है। अब ये जो आर और थीटा है, जस्ट मैं रिकॉल करता चलूं जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर मिस किया हुआ है या जिनको बिल्कुल नहीं पता चलता, तो उनके लिए अगर हमने कोई पॉइंट स्पेस प्लेन में ड्रॉ किया है, पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई, तो एक्स का मतलब होता है एक्स एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस हम कवर करते हैं, वाई का मतलब होता है वाई एक्सिस के अलोंग जितना हम डिस्टेंस कवर करते हैं। एक दूसरा तरीका जिसके जरिए हम इस पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं वो है पोलर कोऑर्डिनेट्स, कि हम किसी शख्स को इस वेक्टर की लेंथ बता दें, डिस्टेंस बता दें डायरेक्टली फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट पी, और उसको हम एंगल बता दें कि जिस एंगल पर उसने मूव करना है, तो वो शख्स ये दो चीज़ों को फॉलो करते हुए इस पॉइंट पर पहुंच जाएगा। सो देयर इज अनदर वे फॉर दिस वन। हम अगर ये देखें तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनती है, और हम इसको यूज करते हुए आर और थीटा का रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं एक्स और वाई की फॉर्म में, और एक्स और वाई का रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं आर और थीटा की फॉर्म में। आपको याद होगा कि एक्स का फार्मूला क्या होता है, अगर मैं यहाँ से देखूं वो होता है आर कॉस थीटा, वाई का फार्मूला होता है आर साइन थीटा। उसके अलावा अगर मैं आर और थीटा की एक्स और वाई की फॉर्म में लिखता हूँ, तो आर चूंकि इस वेक्टर की लेंथ है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये वेक्टर की लेंथ इस तरह से फाइंड आउट की जाती है। और उसके बाद अगर आप थीटा कैलकुलेट करना चाह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, देन दैट इज टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स। So this is the relationship between rectangular coordinates and spherical coordinates. तो पहली तरह के क्वेश्चंस क्या हैं कि आपने ये रीजन देख के, तो इसमें आपने लिमिट्स बतानी है आर की और थीटा की, जैसा कि आप एक्स और वाई की बताते रहे हैं। दूसरी टाइप के क्वेश्चंस, आपने इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को यानी कार्टेशियन इंटीग्रल को कन्वर्ट करना है पोलर इंटीग्रल में। यानी ये लिमिट्स किसकी हैं? ये लिमिट्स हैं एक्स और वाई की। आपने इनकी जगह पर लिमिट्स लिखनी है किसकी? आर की और थीटा की। और आपके पास डी एक्स डी वाई की जगह या डी वाई डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा? डी आर डी थीटा। और तीसरे तरह के क्वेश्चन जो हैं वो उसमें आपने स्केच करना है रीजन को, और उसके बाद आपने कन्वर्ट करना है ईच अदर। तो मेनली आपके पास इस एक्सरसाइज की अगर आप मुझसे पूछते हैं तो ये आपके मेन क्वेश्चंस 9 से 22, इनको ध्यान में रखिएगा जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आपके सामने। क्वेश्चन 9 से 22 आर द मेन क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। नोट्स मैंने आपके पास फोल्डर में शेयर कर दिए हुए हैं, उसमें से जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी आज वो आपके सामने है। ये मैं रीड आउट करूंगा डिटेल में, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। पहला काम होता है कि जो रीजन है आपने उसको कन्वर्ट करना है किसमें? आर और थीटा की फॉर्म में, तो वो तो हम स्केच करके करेंगे। दूसरा, एक्स और वाई का फंक्शन आर और थीटा के फंक्शन में कैसे कन्वर्ट होगा? मैंने अभी आपको रिलेशनशिप बताया कि एक्स किसके इक्वल होता है? आर कोस थीटा के, और वाई किसके इक्वल होता है? आर साइन थीटा के। आप ये दोनों वैल्यूज पुट करेंगे फंक्शन में, तो जो फंक्शन है वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा? आर और थीटा के फंक्शन में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपके लिए याद करने वाली है वो ये है कि वो जो आप डी ए आपके ज़हन में होगा जो हम यूज करते थे, डी ए को हम कैसे लिखते हैं? डी एक्स डी वाई। और आपको पता है कि इसकी जगह चेंज भी की जा सकती है, इसको डी वाई डी एक्स भी लिखा जा सकता है। लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट्स में किसके इक्वल होता है? पोलर कोऑर्डिनेट्स में इक्वल होता है ये आर डी थीटा। इसका ये फार्मूला आपने याद रखना है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब क्वेश्चन में डी एक्स डी वाई लिखा हो या डी वाई डी एक्स लिखा हो, तो वो किसके इक्वल होगा? जब आप कन्वर्ट करेंगे आर डी थीटा, ये इनका रिलेशनशिप आपस में। तो तीन चीजें आपने करनी है, एक्स को रिप्लेस करना है, एक्स की जगह पे पुट करना है आर कॉस थीटा,
y की जगह पे पुट करना है r sin थीटा, dx dy लिखा हो या dy dx लिखा हो, उसकी जगह पे क्या लिखना है आपने, r dr d थीटा। तो आपके पास जो इंटेग्रल बनेगा वो पोलर इंटेग्रल बन चुका होगा। दूसरी चीज जो आपने 15.3 में की, आपको याद होगा फार्मूला कि आपके पास जब क्लोज्ड बाउंडेड रीजन बनता है, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन की बात हो रही है, जब जब आपके पास क्लोज्ड बाउंडेड रीजन बनता है आप उसका एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो याद है किसी को एरिया का फार्मूला क्या था? एरिया का फार्मूला था इंटीग्रेशन ओवर द रीजन r इंटू डी ए। ठीक है, सकलैन अपनी वीडियो ऑफ कर दो, सकलैन अपनी वीडियो ऑफ कर दें। इंटीग्रेशन ये आर डी आर डी थीटा क्यों आया? ये इसका फार्मूला है, अगर आप इसकी थ्योरी देखना चाह रहे हैं तो आप बुक देख सकते हैं। ओके सर। ठीक है, यानी जैसे डी ए होता है ना, डी ए इक्वल होता है डी एक्स डी वाई के, तो इसी तरह से डी ए इक्वल होता है आर डी थीटा के। तो ये जो थियोरेटिकल बातें हैं ये बुक में इनके प्रूफ दिए हुए हैं। मैं आपको बड़ी सादी करके बता रहा हूँ कि जब आपने एरिया कैलकुलेट किया था 15.3 में, तो उसके पैरेलल अगर आप पोलर कोऑर्डिनेट्स को यूज करना चाह रहे हैं तो जाहिर है कि आप डी ए की जगह पे क्या यूज करेंगे, आर डी थीटा, और जो लिमिट्स होंगी वो आर और थीटा की होंगी। ओके सर जी, आगे प्रोसीड करते हैं। कुछ चीजें आपके इल्म में होनी चाहिए, जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन में भी पूछा, जिसमें आपने नोट किया होगा कि डिफरेंट तरह के रीजन्स बनते हैं। उसमें अगर आप नोट करें तो जो सर्कल की इक्वेशन होती है वो आपके सामने है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन पे होता है और अगर उसका रेडियस आर हो तो ये आपके पास इसका ग्राफ बनता है। ठीक है, और आपको मैंने पैराबोला के हवाले से बताया था, अगर पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स हो तो y इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर, अगर पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स हो तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। उन्हीं टर्म्स पे आप इस इक्वेशन को 4 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, अपर सेमी सर्कल, लोअर सेमी सर्कल, राइट साइड वाला और लेफ्ट साइड वाला। ये चीजें समझना जरूरी है ताकि आपको ग्राफ बनाने में मुश्किल का सामना ना करना पड़े। एग्जाम्पल नंबर 6 यहाँ पे सॉल्व की हुई है डिटेल में, इसको आपने खुद रीड आउट करना है। इसमें कोई डिफिकल्टी होगी तो वो नेक्स्ट टाइम आपने उससे पूछनी। कमिंग टू द क्वेश्चंस, 15.4 में जो पहले क्वेश्चंस हैं 8 तक, उसमें आपने सिर्फ इतना काम करना है कि जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन ड्रॉ किया हुआ है उसको देखते हुए आपने पोलर कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, यानी आर की लिमिट्स लिखनी है और थीटा की लिमिट्स आपने लिखनी है। जी, इतने हिस्से को मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। जी, तो सबसे पहले आप ये देखें कि जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है, उसके अंदर जो आर की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। अगर आप नोट करें तो ये जो रीजन है ये इसमें ओरिजिन को भी इंक्लूड किया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आर की वैल्यू क्या होगी, मेरे साथ साथ आपने रिस्पॉन्ड करना होगा। इस जगह पर आर की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और जो इस और जो इस रीजन का मैक्सिमम पॉइंट है किसी भी एक्सिस पर, वो कहाँ तक जा रहा है, वो चाहे y एक्सिस हो या 9 तक। तो अगर आप गौर करें बिल्कुल, तो r की जो लिमिट्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक हैं, 0 से लेकर 9 तक। 0 to 9। मैं साथ ही इस क्वेश्चन पे आ जाता हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए। आप नोट करें कि अगर मैं इस रीजन की बात करता हूँ तो इसका जो लोएस्ट पॉइंट है उसके ऊपर r की वैल्यू क्या बनती है, ये वाला हिस्सा छोटा सा, ये कितना है, क्योंकि आपको पता ना ये सर्कल है, तो ये सर्कल चाहे, हाँ जी बिल्कुल, ये चाहे ये इसको रीड करें या इसको रीड करें, ये 1 ही होगा। तो इसलिए इस केस में जो r की लिमिट्स होंगी वो 1 से लेकर 4 तक होंगी, जैसा कि आपके सामने यहाँ पे लिखे हैं। अब बात करते हैं थीटा की। थीटा के लिए आपको मैं एक हिंट दे देता हूँ, जब भी आप रीजन ऑफ इंटीग्रेशन देखें तो उसमें आप एक एंटी क्लॉकवाइज एरो ड्रॉ कर लें, एंटी क्लॉकवाइज। तो मिसाल के तौर पे अगर मैं इसमें एंटी क्लॉकवाइज एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ तो मैं इस तरीके से करूंगा इसको रीड करने के लिए। कैसे ड्रॉ करूंगा, अब जो चीज मैं समझाने लगा उसको बड़े ध्यान से सुनना है। जब मैं इसमें सर्कल ड्रॉ करता हूँ एंटी क्लॉकवाइज, तो आप उसके इनिशियल पॉइंट पर खड़े हो जाएं
और आप मुझे बता सकते हैं कि इस जगह पर एंगल क्या है? सोच के बोलना जरा। 90। बिल्कुल, ये 0 नहीं है, यहाँ पर एंगल 0 नहीं है, क्योंकि बिल्कुल एंगल, हाँ जी, एंगल मेजर किया जाता है विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये एंगल मेजर किया जाता है, ये वाला, ठीक। इसका मतलब है कि हमने ये वाला एंगल देखना है कि ये कितना है। ये एंगल है 90 डिग्रीज, और 90 डिग्रीज को हम रेडियंस में क्या लिखते हैं? उसको हम लिखते हैं π/2। तो अगर आप नोट करें तो जो थीटा की लोअर लिमिट है वो है π/2, और अगर मैं इस रीजन के एंड पॉइंट पे जाता हूँ तो वो ये बनता है। इस जगह पर क्या एंगल होगा वो मुझे अगेन ऊपर से आना पड़ेगा। जब मैं यहाँ पर पहुंचता हूँ तो ये होगा 360 डिग्री विच इज 2 पाई। तो अगर आप नोट करें तो जो आर की लिमिट्स हैं वो क्या है? 2 पाई। अपनी वीडियोस ऑफ रखें, तो उसकी लिमिट्स हैं π/2 से 2 पाई। क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। मुझे ड्रॉ करना है एक एंटी क्लॉकवाइज सर्कल। बताएं कैसे ड्रॉ करूं? इस साइड से आऊं या इसके अंदर मूव करूं? बॉटम टू टॉप? इसके अंदर ही मूव करेंगे हम। एग्जैक्टली, वी विल हैव टू मूव लाइक दिस। इससे हम मूव करना पड़ेगा। अब आपने मुझे बताना है कि इस जगह पर एंगल क्या होगा? 270। 270। एक तो ये है 270, लेकिन आप अगर यहाँ से आते हैं तो ये रास्ता शॉर्ट है ना? यस। ये बता सकते हैं मुझे एंगल कितना होगा? -90। बिल्कुल, अगर आप इसको ऐसे रीड करते हैं ना तो ये होता है 270 डिग्रीज विच इज 3 π/2। लेकिन आप इसको ऐसे रीड करेंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा -90 डिग्री। इसलिए ये ज्यादा बेहतर है कि हम इसको फ्रॉम हेयर टू हेयर, क्योंकि आपको पता है ना आपने मूव भी इस तरफ करना है, आपकी जो डायरेक्शन है ना मूवमेंट की वो इस तरफ को है, तो ये हो जाएगा -π/2। और अगर आप इस पॉइंट की बात करते हैं तो अगेन द एंगल हियर इज π/2 व्हिच इज 90 डिग्रीज। तो इस तरीके से आपने रीजन को देखकर आर और थीटा की लिमिट्स को लिखा। इसकी आर की समझ गई। सॉरी, इसकी आर की लिमिट्स की समझ नहीं कैसे निकालें? अगर आर के लिए ये रीजन यहाँ तक शेड होता, सपोज ये पूरा हिस्सा शेड होता, तो फिर आप क्या कहते हैं? आप मुझे बताएं, इस पॉइंट पर आर क्या है? ओरिजिन पर 0 हो गया। वो 0 होता ना। लेकिन अगर आप गौर करें, मैं ये स्क्रीन को क्लियर करता हूँ और मैं थोड़ा सा और जूम कर रहा हूँ, आप नोट करें कि ऐसा नहीं है, ठीक है? जस्ट अ मिनट जी। अब देखें, अगर आप नोट करें जो रीजन हमारे पास बन रहा है इसमें एक्चुअली 2 सर्कल्स बन रहे हैं। इसका मतलब है कि जो आर की लिमिट्स है ना वो यहाँ से शुरू नहीं होनी, वो इस पॉइंट से शुरू होंगे, ये वाला पॉइंट। और इस पॉइंट पर आर की वैल्यू क्या होगी जी? 1। वो 1 होगी ना। तो इसका मतलब है कि आर की जो बिल्कुल आर की जो लोअर लिमिट है वो कितनी है यहाँ पे? वो क्या है? वो 1 है ना, 1 है। और अगर आप इसके टॉप पॉइंट पे जाते हैं तो आर की लिमिट क्या है? 4 है। 4 है। हाँ, ये समझ आ गई? एक्सक्यूज मी सर। यस सर। सर थीटा की वैल्यूज बता दें किस तरह निकालनी थी? थीटा के लिए मैंने कहा कि हम ना यहाँ पे ना एक एंटी क्लॉकवाइज सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, तो उसके बाद हम स्टार्टिंग पॉइंट पर एंगल देखते हैं और वो रीजन जिस तरफ एंड होता है उसके कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज आपने ड्रॉ करना है, क्योंकि देखो ना आपको क्या पता कि आपने ऊपर से नीचे की तरफ आना है। आप ये भी तो कह सकते थे कि यहाँ पर एंगल π/2 है और यहाँ पर 3/2 है, लेकिन नहीं, हमने इसको रीजन को इस तरह से देखना है, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज। समझ आ रही बात की? यस सर। तो इसलिए फिर ये आसान हो गया कि आपके पास यहाँ पर एंगल है -π/2, यहाँ पर एंगल है π/2। ठीक है जी, आगे प्रोसीड करूँ? यस सर। तो वैसे सर्कल की इक्वेशन में आर फिक्स नहीं होता? बिल्कुल आर फिक्स होता है, लेकिन ये सर्कल तो नहीं है ना। देखो ये सर्कल तो नहीं जैसे है। पिछला क्वेश्चन था। नहीं, पिछला वो सर्कल क्वेश्चन है, था, वो सर्कल का पार्ट है। इसमें भी तो नहीं, 0 से 9 तक है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये सर्कल ही नहीं है। पहली बात है, ये आपके पास ये जो व्हाइट पोर्शन आ गया ना, ये व्हाइट पोर्शन की वजह से ये सर्कल नहीं है। समझ आ रही है ना? जो पिछला क्वेश्चन था वो तो सर्कल था ना। जो पिछला क्वेश्चन था वो तो सर्कल मोहम्मद था। बिन अकरम, वो तो बात खत्म हो गई ना। वो तो ये 0 पे देखो, जब आप ओरिजिन पे हो तो 0 आर की वैल्यू, और ये 9,
आप किसको चैलेंज कर रहे हो यानी आप क्या कह रहे हो किसको चेंज होना चाहिए? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आर की वैल्यू फिक्स होती है ना, आर की वैल्यू 9 ही रहनी चाहिए थ्रू आउट। अब ये हाँ बिल्कुल 0 भी है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, लिमिट्स की बात होती है ना कि कहाँ से कहाँ तक ये बात हो रही है। अच्छा एक और बात मैं आपकी करेक्शन कर देता हूँ जो आपको कंफ्यूजन हो रही है, ये सर्कल नहीं है, इसको हम डिस्क कहते हैं, ये याद रखना। जो सर्कल होता है हम्म, ना इट्स लाइक अ रिंग। वो हॉलो वो होता जो है। आप वो बिल्कुल बिल्कुल वो जो आपके जहन में चीज आ रही है वो और है, वो तो बीच में उसके होता ही कुछ नहीं है। यू कैन नॉट हम्म। शेड a circle हम्म। but this portion is actually a disk। ठीक है, डिस्क जब आपको नहीं पता जो सीडी होती है कंप्यूटर की, ठीक है, जी वो जी। बेसिकली डिस्क होती है ना। हम्म। तो वहां पर आपके पास जो आर है उसकी वेरिएशन आएगी फ्रॉम जीरो टू सम वैल्यू। मतलब वो बीच वाले सारा एरिया इंक्लूडेड है, सर्कल में वो बिल्कुल इंक्लूडेड नहीं होता तो हम फिक्स रखते हैं। बिल्कुल 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 ठीक ओके है, सर, थैंक यू। नो प्रॉब्लम जी। तो ये इस तरीके से आपने डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस देखने हैं, इसलिए अगेन ये कहूँगा कि जितने क्वेश्चंस आप कर लेंगे उतना ही आपको फायदा होगा, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी नजर आएगी क्वेश्चंस की। अब हैं जी एक्चुअल क्वेश्चंस टू इवेलुएट द पोलर इंटेग्रल्स। सो फर्स्ट टास्क इज टू कन्वर्ट द कार्टेशियन इंटेग्रल्स इनटू एन इक्विवेलेंट पोलर इंटेग्रल। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, अगर आप यहाँ से देख लें तो क्वेश्चन नंबर 9 से ऑनवर्ड 22 तक की स्टेटमेंट सेम है। चेंज द कार्टेशियन इंटीग्रल इनटू एन इक्विवेलेंट पोलर इंटीग्रल एंड देन इवैल्यूएट द पोलर इंटीग्रल। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, काम आधा पहले वाला है, आपने इसको देखा, लिमिट्स डिसाइड की कि कौन कौन सी किस किस की वैल्यूज हैं। पहले वाली वैल्यूज x की हैं, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 1। दूसरी वाली y की हैं, y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। आपने पहली दो को देखा तो वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर दी -1 पे और x इज इक्वल टू 1 पे। आपने y इज इक्वल टू 0 देखा तो आपने x एक्सिस को शेड कर दिया और y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। आपको पता होना चाहिए कि इस तरह की हर इक्वेशन एक सर्कल होता है, सर्कल विद द रेडियस जिसका स्क्वायर यहाँ पे लिखा होता है। तो 1 का स्क्वायर, 1 किसका स्क्वायर है? 1 का ही है, तो इसका मतलब है कि ये सर्कल जिसका रेडियस 1 होगा, ओपनिंग मतलब ऊपर की तरफ होगा। तो जब आपने ये सर्कल ड्रॉ किया तो ये 1 को यहाँ पे भी टच करेगा, इधर भी टच करेगा -1 को और यहाँ पर 1 को। जब हम एक क्लोज्ड बाउंडेड रीजन देखेंगे तो आपके सामने जो जो हिस्सा शेड किया हुआ है आपके पास वो बन जाएगा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ तक तो काम आपने जो पहले किया हुआ वही है, और नेक्स्ट काम जो आप देखेंगे वो डेफिनेटली ज़्यादा आसान है, क्योंकि अभी आपने सीख लिया कि पोलर कोऑर्डिनेट्स को कैसे पढ़ते हैं। जी आप बताएंगे मुझे। अच्छा पहली बात, डी वाई डी एक्स को हमने किससे रिप्लेस कर दिया? यहाँ पर तो एक्स का कोई फंक्शन ही नहीं है ना, काम आसान हो गया। नहीं तो एक्स की जगह पे हमने आर कॉस थीटा पुट करना था, वाई की जगह पे आर साइन थीटा पुट करना था। तो डी वाई डी एक्स हमारे पास किसके इक्वल होता है? सर आर डी डी थीटा। आर डी थीटा। ये तो बात हमारी कन्वर्ट हो गई। एक्स और वाई का कोई फंक्शन ही यहाँ पे नहीं है, तो ये यहाँ तो कुछ भी नहीं आना। अब इसको देखते हुए चूंकि डी थीटा एंड पे है तो पहले लिमिट्स आएंगी थीटा की। ये बता सकते हैं कि थीटा की लिमिट्स क्या होंगी? इसको सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज, इसके अंदर ही वो ये होगा इस तरीके से। तो जो इसका इनिशियल पॉइंट है यहाँ पर एंगल क्या है इस जगह पे? 0 0। और जब हम इस तरफ मूव करते हैं तो एंगल क्या है पाई। हमारे पास? पाई पाई, सर। यानी कि 180 डिग्रीज। तो आपने नोट किया कि जो इसकी लिमिट्स हैं वो 0 से पाई की तरफ हैं, और चूंकि ये एक डिस्क है तो इसलिए आपने पहले इसका ये वाला पॉइंट देखा ओरिजिन पे, यहाँ पर आर की वैल्यू 0 होगी और इसके किसी भी हाईएस्ट पॉइंट पर आर की वैल्यू क्या होगी जी? 1 होगी। आप चाहे -1 की तरफ भी देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि जो लेंथ है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, इसको हम 1 ही काउंट करेंगे। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 है, तो ये हमारे पास आ गया 1। और आपको पता है कि जिस तरीके से एक्स और वाई की फॉर्म में इवेल्युएट किया जाता है इंटेग्रल्स को, सेम टू सेम आपने यही करना काम। अब यहाँ पे चूंकि फंक्शन ही कुछ नहीं है तो आर की इंटीग्रेशन वेरी सिंपल, आर स्क्वायर ओवर 2, लिमिट्स अप्लाई की, सिंप्लीफाई किया एंड देन you got the answer of pi by 2. So this is how you will convert the Cartesian coordinates into the polar coordinates. और उसके बाद एक और क्वेश्चन किया हुआ है आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे, जस्ट अ मिनट जी।
तो एक और क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13। इसको आप देखेंगे तो आपको वहाँ से भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। और उसके बाद क्वेश्चन 19 भी सॉल्व किया हुआ है। तो डिफरेंट तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं ताकि आपको इनमें प्रॉब्लम्स ना आए। ये आप लोगों ने अभी एक्सप्लोर करने हैं, अभी टाइम क्योंकि आपके पास काफ़ी है, इस डॉक्यूमेंट को एक्सप्लोर करो। आयशा यहीं तक आप इसको